हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में। तो हमारा आज का लेक्चर है चैप्टर नंबर 8, जो कि है प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें आज पढ़ना है। प्रकाश का विवर्तन होता क्या है? तो प्रकाश के विवर्तन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पुराने चैप्टर, जो कि हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ाया था आपको, प्रकाश का व्यतिकरण, उसके बारे में थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे। तो पीछे हमने कौन सा चैप्टर पढ़ाया, जो इससे पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, व्यतिकरण। तो व्यतिकरण में हमने आपको बताया कि व्यतिकरण होता कैसे है, किस प्रकार जो है एक तेल की पतली परत यदि पानी के ऊपर पड़ी हो, जल के ऊपर पड़ी हो, तो उसमें किस प्रकार से प्रकाश की उपस्थिति में हमें रंग दिखाई देते हैं, रंग बिरंगी वो परत दिखाई देती है। यानी कि वो किस कारण से दिखाई देती है? व्यतिकरण के कारण से दिखाई देती है। साथ में हमने जाना कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। क्या जाना हमने? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में दो तरंगे या दो से अधिक तरंगे आपस में व्यतिकरण करती हैं, और व्यतिकरण के फलस्वरूप हमें संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है और विनाशी व्यतिकरण हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। तो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होते हैं। साथ में हमने देखा कि यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग क्या होता है। कौन सा हमने देखा? द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। द्विक रेखा छिद्र प्रयोग हमने वहां पे समझा, और ये किसने दिया था? यंग ने दिया था। यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग हमने वहां पर देखा। साथ में हमने देखा कि जब यंग ने द्विक रेखा छिद्र प्रयोग किया, तो जो एक पर्दा रखा जाता है और यहाँ दो सिलटें होती हैं, और यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर फ्रिंजें बनती हैं इस पर्दे पर। ये पर्दा था, तो पर्दे पर जब फ्रिंज बनती हैं, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? मान लो एक फ्रिंज बनी है, ये फ्रिंज बनी है यहाँ पे, तो इस फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो W बराबर d लैम्डा बटे d। इस प्रकार से हमने वहाँ पर एक सूत्र का निगमन किया, और इस सूत्र पर आधारित बहुत से प्रश्नों को हमने वहाँ पर हल किया। साथ में हमने ये भी देखा कि ये दो प्रकाश स्रोत थे। इन दो प्रकाश स्रोत से, यानी कि प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं? कला संबद्ध। तो कला संबद्ध की भी हमने परिभाषा वहां पर पढ़ी। कला संबद्ध कैसे होते हैं वो हमने, संबद्ध कैसे होते हैं वो हमने वहां पर जाना। तो कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? और जब कला संबद्ध स्रोतों में से किसी एक स्रोत के मार्ग में कोई हम यहाँ पर कोई पट्टी रख देते हैं, जिसे हम कहते हैं कांच की पारदर्शक पट्टी, कांच की पट्टी हम रख देते हैं, तब उस स्थिति में पर्दे पर जो फ्रिंज बनती है उसकी चौड़ाई क्या होती है? उस स्थिति में भी फ्रिंज की चौड़ाई यही आती है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे तथ्यों को वहां पर समझा, और उनके आधार पर कुछ विशेष सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को हमने हल किया। तो ये बहुत ही विशेष चैप्टर था व्यतिकरण का, एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। तो आपको इसको, इन सारी वीडियोस को, सारे लेक्चर्स को आप हमारे प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब चैनल में, जो हमारा ब्लूप्रिंट डिजिटल का चैनल है, उस पे जाके आप क्या करेंगे? उसकी प्लेलिस्ट में जाकर हमारे सेक्शन में आपको ये वीडियोस सारी मिल जाएंगी। तो वहाँ पर ये वीडियोस आपको अवश्य देखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अब हम कहाँ चलते हैं? अब हम चलते हैं प्रकाश के विवर्तन पर। तो विवर्तन होता क्या है? विवर्तन होता क्या है? विवर्तन होता क्या है? विवर्तन को समझने के लिए हम इसकी एक जो है परिभाषा है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। तो परिभाषा क्या है? तरंगों का अपने मार्ग में आने वाले अवरोधों के किनारों पर मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। तरंग जब चलती हैं तो उनके मार्ग में कुछ अवरोध आते हैं, उन अवरोधों के मार्ग पर वो मुड़ जाती हैं, और उन मुड़ने पर ही उसको क्या कहा जाता है कि इसका विवर्तन हो गया। तरंगों का क्या हो गया? विवर्तन हो गया। आप इसको इसके उदाहरण से समझिए। जैसे कि इसका उदाहरण दिया हुआ है ये वाला, सड़क पर बजने वाले संगीत का सबसे भीतरी कमरे में सुनाई पड़ना। आपने देखा होगा, अक्सर ऐसा होता है हमारे दैनिक जीवन में, अक्सर ऐसा होता है कि सड़क पर यदि कोई गाड़ी खड़ी है और गाड़ी के अंदर संगीत बज रहा है, गाड़ी के दरवाजे खोलकर यदि उसमें संगीत बहुत तेज आवाज़ में बजाया जा रहा है, तो वो संगीत हमें घर के अंदर जो सबसे भीतरी कमरा होता है, सबसे अंदर का कमरा होता है, उसमें बैठे हुए व्यक्ति को वो संगीत सुनाई दे जाता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सड़कों पर जो है बारात निकाली जाती है, तो उसमें क्या होता है कि सड़कों पर
जो है बैंड बाजे वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको देखने को अक्सर मिल जाएंगी। तो उनकी आवाज़ भी कहाँ सुनाई देती है? अंदर सुनाई देती है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि लोग निकलकर अपनी बालकनी से या अपने घर से बाहर निकलकर उन बारात को देखते हैं। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद विवर्तन से समझाना है आपको। तो विवर्तन में आप समझिए कि ध्वनि, जो उस म्यूजिक बज रहा है, जो शोर हो रहा है बाहर, वो सारा शोर अंदर बैठे हुए, जो बिल्कुल आप अंदर अपने घर के सबसे भीतरी कमरे में बैठे हुए हो और उसका भी आपने यदि दरवाजा भी बंद कर रखा है और आपके घर के सारे दरवाजे भी बंद हैं, तो भी वो शोर आपको सुनाई दे जाता है और आप तुरंत भाग के आते हो और घर के बाहर पहुंच के सारा एंटरटेनमेंट एंजॉय करते हो। तो ये किस कारण से हुआ? कि आपको विवर्तन की वजह से वो घटना आपको समझ में आ गई, आपको जो है वो शोर सुनाई दे गया, वो संगीत आपको सुनाई दे गया और आपने उसका पूरा मजा लिया। तो कहने का मतलब है कि विवर्तन के कारण ही ध्वनि तरंगे आपको आपके कानों तक बहुत अंदर तक भी, यदि आपका कमरा है तो आप वहां भी बैठे तो भी आप तक पहुंच जाती हैं। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो दूसरे उदाहरण में कहा गया है कि दीवार के एक ओर खड़े लड़के की पुकार का दीवार के दूसरी ओर खड़े व्यक्ति को सुनाई पड़ना। यानी कि दीवार के लिए एक तरफ व्यक्ति खड़ा है और वो दूसरी तरफ वाले व्यक्ति को कुछ कहकर संबोधित करे, कुछ तेज आवाज में कहकर संबोधित करे, तो वो आवाज दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है, उसे सुनाई पड़ जाता है कि पहला व्यक्ति कुछ कह रहा है। यदि वो स्पष्ट भी नहीं सुनाई दे तो वो सुनाई दे जाता है कि वो कुछ आपको कहना चाह रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी विवर्तन के कारण होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ध्वनि तरंगों में विवर्तन होता है। अच्छा, विवर्तन होता क्या है? ये तो हमने सीखा कि ध्वनि किसी तरह से हमारे पास पहुंच गई। तो इसका मतलब ये है कि ध्वनि को कोई ना कोई रास्ता मिल रहा है आप तक पहुंचने का। यदि घर के खिड़की दरवाजे सब बंद भी हैं तो आपने देखा होगा कि घर के दरवाजे जो हैं वो किस में लगे होते हैं? चौखट में लगे होते हैं। और चौखट किस में लगी होती हैं? आपके घर की दीवारों में लगी होती हैं। तो चौखट और आपके दरवाजे के बीच में कुछ हल्का सा गैप होता है। जैसे कि ये इस प्रकार से चौखट हो गई आपकी, इस प्रकार से चौखट हो गई और इसमें आपका ये इस प्रकार से दरवाजे लग जाते हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से दरवाजे आपके लग जाते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए ये यहाँ पर इसका हैंडल है दरवाजे का, ये दूसरा हैंडल है और इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से दरवाजे यहाँ फिट हो जाते हैं और यहाँ क्या होते हैं? कब्जे होते हैं। इस प्रकार से दीवार में क्या होते हैं? दरवाजों के जो चौखट में क्या होते हैं? दरवाजों के कब्जे लगे होते हैं। तो इन कब्जों पर ये जो दरवाजे हैं वो घूमते हैं। आप इसे खोल सकते हो इधर उधर, तो इस प्रकार से घूमते हैं। तो इसके मतलब क्या है कि यहाँ पर जो होता है वो गैप होता है, हल्का सा गैप होता है। तो यदि हम कहें कि ध्वनि तरंगे सीधी रेखा में चल रही थी, हम कहेंगे ध्वनि तरंगे जो थी वो सीधी रेखा में चल रही थी और सीधी रेखा में ही वो बाहर से दरवाजों पर या दीवारों पर पहुंचती हैं, परंतु उन्हें जगह नहीं मिलती बिल्कुल सीधा गुजरने के लिए। तो वो क्या करती हैं? इनमें से अंदर मुड़ जाती हैं। यानी कि ध्वनि तरंगों का अवरोधों के किनारों से मुड़ जाना। तो अवरोध क्या है? दरवाजे। अवरोध क्या है? दीवारें। तो दीवारों के किनारों पर जो ये खाली जगह होती है, इनमें मुड़कर अंदर घुस जाती हैं और दूसरी ओर पहुंच जाती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसी को ध्वनि तरंगों के इसी पथ को प्राप्त करने को ही विवर्तन कहते हैं। यानी कि दीवारों, खिड़की, दरवाजों के किनारों पर मुड़ जाना, ये ध्वनि तरंगों का विवर्तन की घटना कहलाती है। यानी ध्वनि तरंगों की विवर्तन की घटना कहलाती है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, उससे हम थोड़ा सा और समझेंगे कि ऐसा केवल तरंगों में ही होता है या फिर ऐसा किसी और चीज़ों में, वस्तुओं में भी होता है। तो हमने क्या देखा कि एक तीसरा एग्जाम्पल और है हमारे पास में। हम कहते हैं कि दीवार पर फेंके जाने वाले पत्थर का दीवार से टकराकर दीवार की इसी ओर गिरना, जबकि ध्वनि का दीवार को पार करके दूसरी ओर चले जाना। ऐसा क्यों होता है? आपने समझा क्या मैंने इसमें बोला? इसमें मैंने बोला कि यदि आप एक पत्थर को एक दीवार के ऊपर फेंके और आप चाहें कि दीवार के पार चला जाए, तो आपने कुछ वेग से अपने पत्थर को दीवार के ऊपर फेंक दिया, परंतु वो क्या होगा? समझ गए होंगे आप कि वो दीवार से टकराकर इधर ही गिर जाएगा, यानी दीवार की इस ओर ही गिर जाएगा, पार नहीं जाएगा। जबकि ध्वनि वही लड़का खड़ा हुआ है, यदि अपनी मोबाइल से कोई रिंगटोन बजाता है, कोई ध्वनि बजाता है, कोई गाना बजाता है, कोई म्यूजिक बजाता है या किसी प्रकार का कोई शोर करता है, तो वो शोर या म्यूजिक वो दीवार के दूसरी ओर अपने आप जाकर दूसरे व्यक्ति को सुनाई दे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तरंगों में ही ये विवर्तन की घटना होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि तरंगों में ही विवर्तन की घटना होती है।
कणों में नहीं, क्योंकि पत्थर का टुकड़ा क्या है, कणों से बना है। किससे बना है, कणों से बना है। जबकि ध्वनि क्या है, ध्वनि तरंगे हैं, यानी कि तरंगों में ही ये गुण होता है। इसका मतलब, इसका तात्पर्य यह है कि विवर्तन तरंगों का गुण है, न कि कणों का। कणों का ये गुण नहीं है, केवल तरंगों का गुण है। यानी कि ये गुण जो होगा, वो ये जो घटना होगी केवल तरंगों में होगी। किसमें होगी, ये तरंगों में होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि विवर्तन तरंगों का विशिष्ट गुण है। क्या है ये, विशिष्ट गुण है तरंगों का विवर्तन। यानी कि विवर्तन जो हो रहा है वो तरंगों में ही होता है, कणों में नहीं होता। तो इसका मतलब तरंगों का ये विशिष्ट गुण है, केवल तरंगों में ही होता है। अब चैप्टर जो चल रहा है प्रकाशिकी का, प्रकाशिकी तो चल रही है हमारे इस चैप्टर के अंदर, यानी कि हम प्रकाशिकी की यूनिट के अंदर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सी वो चल रहा है हमारा यूनिट, प्रकाशिकी चल रही है। प्रकाशिकी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टिक्स का ये हमारा 9th चैप्टर है। इसके अलावा हमने परावर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन पढ़ लिया, लेंस पढ़ लिए, हमने आपका प्रिज्म पढ़ लिया, और व्यतिकरण वगैरह भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, और इसके बाद इस चैप्टर के बाद हम चैप्टर नंबर 9 आएगा, तो वो हम उसमें ध्रुवण पढ़ेंगे। तो ध्रुवण के अंदर भी क्या है, प्रकाशिकी है वो भी, क्योंकि प्रकाश के ऊपर ये सारा खेल हो रहा है। तो यहाँ हम बात करें ध्वनि की बात की जा रही है। तो हमारा कहने का मतलब है कि ध्वनि तरंगों में तो चलो ये होता है, परंतु प्रकाश भी तो तरंगे हैं, यानी कि प्रकाश भी तो तरंगे हैं। जो प्रकाश है, हाइगेंस ने क्या कहा था, हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तो प्रकाश भी तरंग है। तो जब तरंग है तो क्या मैंने आपसे कहा क्या कि तरंगों का विशिष्ट गुण है विवर्तन, तो इसका मतलब प्रकाश में भी विवर्तन हो जाना चाहिए, प्रकाश में विवर्तन हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या ये गुण है प्रकाश में, प्रकाश भी विवर्तन करता है क्या? तो बात क्या आती है कि क्या प्रकाश तरंगों में भी विवर्तन होता है, ये एक क्वेश्चन हमारे सामने उठकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि ध्वनि तरंगों में तो ऐसा होता है, परंतु प्रकाश में ऐसा होता है अथवा नहीं। तो इसका आंसर है जी हाँ, जी हाँ, प्रकाश तरंगों में भी ये गुण होता है। प्रकाश तरंगों का भी विवर्तन एक विशिष्ट गुण है, विवर्तन इसमें भी होता है। तो हम इस अध्याय के अंदर प्रकाश तरंगों में किस प्रकार से विवर्तन होता है, क्योंकि चैप्टर किसका है, प्रकाशिकी का, तो हमें प्रकाश का विवर्तन समझना है, ना कि ध्वनि तरंगों का। तो प्रकाशिकी चैप्टर में प्रकाश में विवर्तन किस प्रकार से होता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे के टॉपिक्स पर। बच्चों, विवर्तन को थोड़ा सा और अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो हम विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा था कि ध्वनि किस प्रकार से विवर्तित होकर वो अंदर कमरे में पहुंच जाती है, परंतु प्रकाश में ये होता है नहीं, और किस प्रकार से होता है। हमने आपको बताया कि प्रकाश में विवर्तन होता है क्योंकि ये भी तरंग है, परंतु ऐसा हमें प्रतीत होता दिखाई नहीं देता कि विवर्तन होता है। हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में तरंगी का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिससे प्रकाश की तरंग प्रकृति की स्थापना हुई। अतः हाइगेंस के अनुसार क्या है, प्रकाश में भी विवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ये भी तरंग प्रकृति का ही है। और जबकि हमने आपको बताया कि तरंगों का ये विशिष्ट गुण है विवर्तन, तो इसका मतलब प्रकाश तरंगे जब तरंगे हैं हाइगेंस के अनुसार, तो इसमें भी विवर्तन होना चाहिए। तो इससे हमें विवर्तन जो है प्रकाश में दिखाई भी देना चाहिए कि किस प्रकार से विवर्तन होता है, परंतु ऐसा नहीं होता। जैसे कि हम बात करें कि ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिनमें प्रकाश में विवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। तो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिससे प्रतीत होता है कि प्रकाश में विवर्तन नहीं होता। ऐसी कौन सी घटनाएं इन्हें पढ़ते हैं, तो एक पहली घटना, एक दूसरी घटना, दो घटनाएं बताई गई हैं, जिनमें पहली क्या है, यदि किसी प्रकाश स्रोत के सामने कोई अपारदर्शी अवरोध रख दिया जाए तो अवरोध के पीछे उसकी स्पष्ट छाया बन जाती है। आपने देखा होगा यदि किसी व्यक्ति के सामने कोई बल्ब लगा दिया जाए, या फिर बल्ब के सामने किसी व्यक्ति को या किसी दरवाजे को या किसी कूलर वगैरह, पंखा, कोई फ्रिज वगैरह रख दिया जाए, तो फ्रिज की क्या होगी, फ्रिज की परछाई दीवार पर, सामने दीवार, पीछे दीवार पर, फ्रिज के पीछे दीवार पर बन जाती है। इसी प्रकार व्यक्ति की परछाई कहाँ बन जाएगी, व्यक्ति के पीछे दीवार पर बन जाएगी। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चल रहा था,
और सीधी रेखा में चलते हुए यदि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु यहाँ पर उसके सामने खड़ी हो गई, वस्तु रख दी गई, तो उसके सामने जो दीवार है इस पर यहाँ इसकी परछाई बन जाएगी इस वस्तु की। यही तो मतलब हुआ इसका मतलब प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है, ये तो स्पष्ट है, और सीधी रेखा में चलता भी है। परंतु विवर्तन कहाँ हुआ? तो ये जो है बताता है कि विवर्तन होना चाहिए था परंतु नहीं हुआ। जो दूसरा इसका एक और घटना है वो क्या है? यदि प्रकाश स्रोत के सामने कोई छिद्र रख दिया जाए तो उसके पीछे छिद्र के समरूप प्रकाशिक क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। अभी इसका दूसरा हम स्थिति मान के चले कि यदि इधर से कोई प्रकाश गुजर रहा है और यहाँ पर कोई दीवार है इधर, और दीवार में एक सूक्ष्म छिद्र है, एक छिद्र है यहाँ पे इस प्रकार का, तो छिद्र पर जब प्रकाश पड़ेगा और अंदर भी अंधेरा है, मतलब ये मान के चलिए कि ये कोई कमरा है, इस प्रकार से कोई कमरा है और कमरे की ये चारों दीवारें हैं, तो एक दीवार पर जो है एक छोटा सा छिद्र है, तो जब इस छिद्र से होकर प्रकाश गुजरेगा तो अंदर की सामने दीवार पर भी ये छिद्र के रूप में ही प्रकाशिक क्षेत्र बना देगा यहाँ पर, यानी कि गोले के रूप में हमें अंदर प्रकाश दिखाई देगा। और ऐसा आपने देखा भी होगा जब सुबह सूर्य उगता है, सूर्य निकलता है पूर्व दिशा से, तो आपने अनुभव किया होगा कि आपका घर जब चारों तरफ से बंद होता है तो कहीं बारीक सा छेद कोई आपके दरवाजे वगैरह खिड़की वगैरह में होता है, तो उससे वो प्रकाश आता है और वो सामने की दीवार पर जाकर उतने ही क्षेत्र में, उतने ही गोलाई वाले क्षेत्र में वो प्रकाश आपको दिखाई देता है। तो विवर्तन कहाँ हुआ? इसमें भी विवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा जब विवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है तो ऐसा क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि विवर्तन तो होता है प्रकाश तरंगों में, परंतु वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता, उसका रीजन क्या है, वो थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, इसमें कहा गया है कि उपरोक्त फर्स्ट व सेकंड में प्रकाश ऋजु रेखीय गमन करता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश में विवर्तन नहीं होता। ऋजु रेखीय का मतलब सीधी रेखा में, इसका मतलब क्या है? सीधी रेखा में। तो प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रकाश में विवर्तन नहीं हो रहा, जबकि ऐसा नहीं है। प्रकाश में विवर्तन होता है, परंतु प्रकाश के विवर्तन होने के लिए कुछ शर्तें हैं जो कि उसकी पूरी होना आवश्यक है। यदि वे पूरी नहीं होंगी, यानी कि जो भी तरंगे जो है क्या करेंगी, जो भी तरंगे विवर्तन करेंगी उन्हें विवर्तन की कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि उनमें विवर्तन हो। तो अगला पॉइंट आता है, उसमें क्या आता है कि वास्तव में किसी तरंग में विवर्तन देखने के लिए अवरोधों का आकार तरंग की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर जो एक शब्द आता है वो आता है तरंग दैर्घ्य। क्या आता है? तरंग दैर्घ्य शब्द आता है, यानी कि वेवलेंथ। तो विवर्तन जो डिपेंड करता है कि किसी तरंग में विवर्तन होगा या नहीं होगा, वो उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो तरंग दैर्घ्य जो होनी चाहिए उस तरंग की अवरोध के कोटि की होनी चाहिए, यदि जो अवरोध है उसकी कोटि की होनी चाहिए। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगले पॉइंट में ये चीज़ें हमें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। तो अगले पॉइंट में क्या कहा हुआ है कि हमारे चारों ओर जो उपलब्ध अवरोध होते हैं, तो अवरोध से मतलब क्या है? दीवार, खिड़की, दरवाजे, कुर्सी, मेज या किसी भी प्रकार की वो कोई ऐसी वस्तु जो प्रकाश के मार्ग में रख दी जाती है, वो क्या कहलाती है? वो अवरोध कहलाती है। तो अवरोध क्या हो गया? दीवार, खिड़की, दरवाजे, मेज, कुर्सी, ये सब क्या है? अवरोध हैं। और ये अवरोध ध्वनि तरंगों के मार्ग में जब रख रहे थे तो ध्वनि तरंगें अंदर सुनाई दे रही थी। व्यक्ति अंदर बैठा है, बाहर बैंड बाजा बज रहा है और उसको वो अंदर सुनाई दे रहा है और वो फटाफट आता है और जाके बाहर जाके उसका मजा लेता है, आनंद लेता है। परंतु प्रकाश में ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है उसकी जो कोटि होती है, वो जो अवरोध है, दीवार, खिड़की, दरवाजे, मेज, कुर्सी, इनकी कोटि के बराबर होती है। यानी कि जो ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य है वो इनकी कोटि के बराबर होती है। कोटि का मतलब लगभग इनके समान। अवरोधों की जो तरंग दैर्घ्य है उनके समान इनकी तरंग दैर्घ्य होती है, यानी कि जो इनका आकार है उसी के लगभग आकार की इनकी तरंग दैर्घ्य ध्वनि तरंगों की होती है। इसलिए ध्वनि तरंगे उनके किनारों पर मुड़ जाती हैं और वो अंदर व्यक्ति के कान तक पहुंच जाती हैं।
तो इसलिए ध्वनि तरंगें इन अवरोधों के किनारों पर विवर्तन प्रदर्शित करती हैं। परंतु प्रकाश के लिए क्या होना चाहिए? दूसरी ओर प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य इन अवरोधों की तुलना में अत्यंत छोटी होती है। आपने पढ़ा होगा, पहले भी मैंने बताया है कि प्रकाश तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है, पहले भी मैंने बताया कि प्रकाश तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम के लगभग हो जाएगी लाल रंग की तरंगे, लाल प्रकाश। और यहाँ क्या होगा? ये वॉयलेट वाला, जैसे कि हमने बताया था विबग्योर होता है, ये तो बताया था आपको। विबग्योर से हम बताते हैं प्रकाश तरंगों को। तो 7 प्रकार के रंग होते हैं इसमें प्रकाश तरंग में। ये वॉयलेट यानी कि बैंगनी आप कह सकते हो इसे, और ये रेड, रेड मतलब लाल, तो लाल प्रकाश और यहाँ बैंगनी प्रकाश। तो इनके बीच की जो वेवलेंथ रेंज होती है यानी कि वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और एंगस्ट्रॉम क्या होता है? क्या होता है एंगस्ट्रॉम? एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10, यानी कि प्रकाश तरंगों की वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, जबकि किसी दरवाजे का आकार क्या है? बहुत बड़ा है इसके मुकाबले में, इसकी तुलना में बहुत बड़ा है। खिड़की का आकार इसकी तुलना में बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं आप? तो खिड़की का आकार भी बहुत बड़ा है। यदि मैं बात करूं, खिड़की जो है, एक दरवाजा है वो जो है 6 बाई 2.5 फीट का है, तो 6 फीट और कहाँ ये 10 की पावर -10, 6 फीट है वो, और ये 10 की पावर -10 है, और वो भी मीटर में। ये मीटर में है और फीट है, फीट बड़ा होता है मीटर से, ठीक है। तो उसकी जो है, जबकि ध्वनि तरंगों के लिए ऐसा हो सकता है क्योंकि ध्वनि तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो लगभग इन्हीं अवरोधों के आकार की होती हैं। तो जब ये प्रकाश तरंगें इतनी छोटी हैं तो कैसे विवर्तन दिखाएं? कैसे विवर्तन ये दिखा सकती हैं? ये विवर्तन नहीं दिखा सकती हैं ऐसी जगहों पर जहां पर इनके आकार और अवरोध के आकार में कोई तालमेल ही नहीं है। तो इनके तालमेल के लिए ऐसी हमें स्थिति बनानी पड़ेगी, ऐसी हमें स्थिति निकालनी पड़ेगी जहां पर विवर्तन हम प्रकाश का देख पाएंगे। तो वो स्थिति है क्या? तो वो स्थिति के लिए हम पढ़ते हैं हमारा अगला पॉइंट। तो पहला तो यही कह रहा है कि इस प्रकार प्रकाश तरंगों में विवर्तन देखने के लिए, यहाँ विवर्तन रह गया यहाँ पे, तो विवर्तन देखने के लिए अवरोध अति सूक्ष्म होने चाहिए। यानी अवरोध क्या होने चाहिए? अति सूक्ष्म होने चाहिए। आइए अवरोध देखते हैं अति सूक्ष्म कैसे होंगे। तो हम कहते हैं कि यदि हम कांच की समतल प्लेट, एक कांच की समतल प्लेट, जैसे कि आपकी खिड़की का शीशा, आपकी खिड़की के शीशे में उसको पूरा पेंट कर दो। आप खिड़की के शीशे को पूरा पेंट कर दो। क्या कर दो? पूरा पेंट। पेंट भी किससे करना है? काला पेंट से, काले पेंट से पेंट कर दो। तो प्लेट को क्या कर दिया? काला पेंट करके उस पर एक ब्लेड से रेखा खुरच दो। जैसे आपने पूरे पे काला पेंट कर दिया, खिड़की का शीशा लिया या शीशा कोई भी ले सकते हो आप, उस पर आपने काला पेंट कर दिया और काला पेंट करके आपने उस पर खुरच दिया। शीशा का मतलब क्या है कि जिसमें हम आर पार पारदर्शी शीशा, यानी क्या ले रहे हैं हम? पारदर्शी शीशा ले रहे हैं, पारदर्शी शीशा। और इस पारदर्शी शीशे के एक तरफ काला पेंट हमने कर दिया। जब काला पेंट हमने कर दिया तो यहां पर ये मान लो पारदर्शी शीशा ही है, तो इस पारदर्शी शीशे के कहीं पर एक ब्लेड से खुरच दो। एक ब्लेड से कोई सीधी रेखा इस प्रकार से खींच दो। तो जब एक ब्लेड से हम एक सीधी रेखा खींच देते हैं तो क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, जो ये ब्लेड से खींचा हुआ खरोंच होती है, जो खरोंच हम मार देते हैं, एक क्या बोलते हैं, खुरच दी हमने वहां पर, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेखा छिद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखा छिद्र। और रेखा छिद्र को भली बात ही आपको क्या है, जो व्यतिकरण के चैप्टर में पढ़ाया गया कि रेखा छिद्र होते क्या हैं, आपको भली बात ही पढ़ाया गया। यदि नहीं पढ़ा हो तो अभी भी जाकर पुरानी वीडियोस, पुराने लेक्चर्स को पढ़ लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। तो इंटरकनेक्ट हो जाती है तो ये समझ में जब आता है जब पुराना भी आपको क्लियर हो। तो यदि इस रेखा छिद्र को एक लंबे सीधे फिलामेंट लैंप के सामने, अब क्या करा इसमें, अब एक स्थिति उत्पन्न की है कि शीशा लिया, काला पेंट से पेंट कर दिया एक तरफ से और उस पर एक ब्लेड मार दिया। ठीक है, क्लियर है इतना? तो अब इसके सामने क्या करा, अब इसके पीछे की ओर एक हमने फिलामेंट लैंप रख दिया। फिलामेंट लैंप का मतलब कोई बल्ब हो सकता है,
कोई बल्ब हो सकता है, फिलामेंट ही तो होता है बल्ब के अंदर, तो फिलामेंट का बल्ब का हमने रख दिया। तो जब हम फिलामेंट का कोई बल्ब रख देते हैं तो सामने से प्रकाश आएगा, नेचुरल सी बात है। तो प्रकाश क्या होगा, हम क्या है शीशे के इस तरफ है और फिलामेंट का बल्ब उस तरफ है, तो खरोंच बीच में है। तो जब हम खरोंच को देखेंगे तो खरोंच जो है वो चमकीली दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, चमकीली दिखाई देगी वो। और चमकीली के साथ में उसके साइड में, यानी कि ये जो खरोंच है इसके इधर 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 इधर, यानी कि जो बीच की है इसके भी उस तरफ ही और इस तरफ भी एकांतर क्रम में चमकीली रेखा और काली रेखा दिखाई देगी। यानी कि ये तो हमें चमकीली दिखाई दे रही है और इसके अंदर ये वाली काली दिखाई देगी, ये वाली चमकीली दिखाई देगी, फिर काली दिखाई देगी, फिर चमकीली दिखाई देगी, फिर काली दिखाई चमकीली दिखाई। तो इस प्रकार एक फ्रिंज बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, फ्रिंज बन जाएंगी इसके दोनों तरफ। तो यही यहाँ बताया हुआ है कि यदि इस रेखा छिद्र को एक लंबे सीधे फिलामेंट लैंप के सामने रेखा छिद्र की लंबाई को फिलामेंट के समांतर रखते हुए, यानी कि फिलामेंट जैसे जिस तरह से खरोंच है तो खरोंच के इधर बल्ब भी बिल्कुल सीधा रखा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, ये बल्ब भी इस प्रकार से सीधा रखा हुआ है। तो इसी प्रकार से बल्ब भी हमें वैसा ही समांतर रखना पड़ेगा जैसा कि खरोंच है। तो रेखा छिद्र के पीछे से लैंप को देखा जाता है तो बीच में एक चमकीली रेखा तथा उसके दोनों ओर कुछ दूरी पर एक एकांतर क्रम से काली रेखा और चमकीली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। समझ में आई आपको? कि फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ये प्रकाश स्रोत है, कोई रखा हुआ है और प्रकाश स्रोत है, तो यहाँ पे ये बल्ब मान लिया हमने कि बल्ब रखा हुआ है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं बल्ब को बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको और ढंग से क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से ये आपकी फिलामेंट हो गई और ये फिलामेंट बल्ब हो गया। जब बल्ब जलेगा, ये खरोंच है, तो हम यहाँ से एक व्यक्ति इसको देख रहा है अपनी आंखों द्वारा, ये यहाँ से देख रहा है और जब ये देखता है तो उसे फ्रिंज दिखाई देंगी सामने। तो इस प्रकार से फ्रिंज दिखाई देती है, चमकीली फ्रिंज दिखाई देती है। और चमकीली फ्रिंज के इधर क्या होगा, एक काली फ्रिंज और एक चमकीली फ्रिंज दिखाई देगी। यानी काली फ्रिंज को मैं ब्लैक पेन से ले लेता हूँ, तो ये हमें काली दिखाई देगी, फिर हमें चमकीली दिखाई देगी, फिर काली दिखाई देगी और फिर इसी प्रकार से चमकीली हमें दिखाई देगी। तो इस प्रकार से काली चमकीली काली चमकीली फ्रिंजें बनती चली जाती हैं। तो इससे क्या ज्ञात होता है, इससे ज्ञात होता है कि प्रकाश झिर्री के किनारों से मुड़कर छाया क्षेत्र में पहुंच जाता है। अब कोई परछाई नहीं बन रही है, आपने देखा कोई परछाई बन रही है क्या? परछाई नहीं बनी, इस खरोंच की परछाई नहीं बनी, इस खरोंच के आगे पीछे अलग अलग फ्रिंज बन गई, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रकाश ने विवर्तन प्रदर्शित कर दिया। यानी कि जो झिर्री का आकार था, जो झिर्री, ये मतलब झिर्री का मतलब ये हमने जो आपका रेखा छिद्र खींचा है, एक खरोंच खींची है, तो खरोंच जो है उसका जो आकार होगा वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के आकार के लगभग बराबर होगा, और जिससे कि प्रकाश जो है इसके किनारों से मुड़कर छाया क्षेत्र में पहुंच जाएगा। क्योंकि छाया बननी चाहिए थी, इधर छाया तो बननी चाहिए थी, अब छाया ना बनकर क्या हुआ, अलग अलग फ्रिंजें हमें दिखाई देनी स्टार्ट हो गई। तो प्रकाश तरंगों का अपनी तरंगदैर्घ्य की कोटि के अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किरणों पर आंशिक रूप से मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश तरंगों का अपनी तरंगदैर्घ्य की कोटि के अवरोध, अवरोध कौन सा हो गया, अब ये आपकी खरोंच हो गई, जो हमने खरोंच मारी आपकी, उसमें खरोंच, तो खरोंच में से गुजरकर उसके किनारों से मुड़कर छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के विवर्तन को दो विवर्तन के रूप में समझा जाता है, जिसमें एक होता है फ्रेनेल का विवर्तन और एक होता है फ्रॉनहोफर का विवर्तन। तो वो भी हम अभी समझ लेते हैं। तो बच्चों, विवर्तन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है फ्रेनेल का विवर्तन और दूसरा होता है फ्रॉनहोफर का विवर्तन। यानी कि फ्रेनेल भी साइंटिस्ट थे और फ्रॉनहोफर भी साइंटिस्ट थे, दोनों ने अपने अपने प्रकार से विवर्तन को समझाया। तो फ्रेनेल का विवर्तन क्या होता है उसे समझते हैं। तो फ्रेनेल ने के अनुसार यदि रेखा छिद्र या अवरोधक, जो रेखा छिद्र हमने बताया कि एक खरोंच हम जो है शीशे में लगा देते हैं, वो रेखा छिद्र कह लो या उसे अवरोध कह लो, से प्रकाश स्रोत व पर्दा परिमित दूरी पर हो। यदि रेखा छिद्र या अवरोधक से प्रकाश स्रोत, यानी कि अवरोधक शीशा, रेखा छिद्र हो गया आपका, उसमें खरोंच जो हमने मारी है, उसमें खरोंच जो हमने डाली है,
तो उससे यदि प्रकाशोत परिमित दूरी पर हो, यानी कि उसकी दूरी क्या है, सीमित दूरी है, ठीक है, सीमित दूरी यानी कि ज्यादा दूरी पर प्रकाश स्रोत नहीं है, तब विवर्तन को हम क्या कहेंगे, फ्रेनल विवर्तन। यानी कि फ्रेनल ने जो है प्रकाश स्रोत को रेखा छिद्र से ज्यादा दूरी पर नहीं रखा, उसने कुछ सीमित दूरी पर रखा और उसने इस प्रकार का पर्दे पर क्या लिया, इसका एक विवर्तन प्रतिरूप निकाला, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से रेखा जाती हैं, रेखा छिद्र से गुजरती हैं और इस प्रकार से मुड़ जाती हैं। तो मुड़कर कहाँ चली जाती हैं, पर्दे पर ये विवर्तन प्रतिरूप बनाती हैं, यानी कि यहाँ पे फ्रिंजेस वगैरह बन जाती हैं। इसके अलावा ये दूसरा आता है फ्रोनहोफर विवर्तन। तो फ्रोनहोफर भी जो थे एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने अपना एक प्रयोग किया, उन्होंने दो उत्तल लेंस लिए, इस प्रकार से L1 और L2 दो उत्तल लेंस लेकर उन्होंने क्या करा कि एक रेखा छिद्र उन्होंने बीच में लिया, एक लेंस रेखा छिद्र के इधर और एक लेंस रेखा छिद्र के दूसरी ओर लिया और इस प्रकार से प्रकाश स्रोत से इसे गुजारा। प्रकाश स्रोत से जो किरणें आई वो इससे गुजरी, इससे निकल कर गई और वो यहाँ पर जाकर एक विवर्तन प्रतिरूप पर्दे पर बनाती है। पर्दा दिया गया है, विवर्तन प्रतिरूप इस प्रकार से बनाती है। तो इसमें क्या कहा गया, यदि रेखा छिद्र या अवरोधक से प्रकाश स्रोत पर पर्दा अनंत दूरी पर स्थित है, यानी कि ये रेखा छिद्र कहाँ है, मतलब ये प्रकाश स्रोत कहाँ है, अनंत दूरी पर है पर्दे से, यानी पर्दे और जो प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी है वो दूर है, यानी काफी दूर है ये। तो जब उस स्थिति में हम जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करते हैं पर्दे पर, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रोनहोफर विवर्तन कहते हैं। और हमारे कोर्स में, हमारे पाठ्यक्रम में फ्रेनल का विवर्तन नहीं समझाया गया है, केवल फ्रोनहोफर का विवर्तन ही हमारे पाठ्यक्रम में है। तो इसलिए इसे ही हम जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, केवल फ्रोनहोफर का विवर्तन, ना कि फ्रेस्नेल का विवर्तन। फ्रेस्नेल का विवर्तन यदि पूछा जाता है तो केवल आप इतना ही बताकर एग्जाम में आओगे, क्योंकि इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। फ्रेस्नेल का विवर्तन क्या होता है ये पूछेंगे, या उसका चित्र कोई पूछ लेंगे तो वो आप ये बना करके आना है। इसके अलावा यदि पूछा जाएगा तो फ्रोनहोफर का विवर्तन पूछा जाएगा और उसी के ऊपर हम सूत्र भी निगमित करेंगे, जिसके आधार पर हम कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो बच्चों, आज का ये आपको लेक्चर हमारा कैसा लगा? यदि लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अपने साथी मित्रों को इसको जरूर जो है इसके बारे में बताएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। तो यदि लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो डोंट मिस एनी लेक्चर वी आर फर्दर गिविंग यू। तो हम आपको जो जो लेक्चर देते जा रहे हैं बिल्कुल भी आप उसे मिस ना करें, लगातार लेते रहें, लगातार स्टडी करते रहें, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबरों से आपको उत्तीर्ण कराना वही हमारा लक्ष्य है। और इसलिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझाने का प्रयास करते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में फ्रोनहोफर विवर्तन को और डिटेल में समझाया जाएगा, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।